नमस्कार, स्वागत है आपका राय वॉक स्टोरी में। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता भाग 19। भाग 18 में आपने सुना विंती की माँ अब विंती को छोड़कर गांव चली जाती है तथा चंदर अपनी गलती की विंती से माफ़ी मांगता है तथा विंती के कुछ रूड बर्ताव के कारण वह विंती से नाराज होकर अब पम्मी के पास चला जाता है तथा पम्मी से काफ़ी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अब आगे वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चाँद को स्पर्शों से सिरा दिया था। उसने नीली बिजलियाँ चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों की गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस से गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। वह घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा था। विंती के प्रति दोपहर का जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वह भी अब शांत हो गया था। विंती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, विंती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और विंती के पीठ पर एक घूसा मारकर उसे बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। विंती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमज़ोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वह यहाँ आई थी तब से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, लेकिन चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी बाहों पर ही रखा था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर विंती के मुंह में दे दिया। विंती ने खा लिया। चंदर ने विंती की बाह पर चुटकी काट ली। अब दिमाग ठीक हो गया पगली का, इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। विंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है? दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद विंती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे विंती के मुंह में दे दिए। विंती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। विंती उसी पलंग के पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें, इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है, आप कहो तो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? विंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई विंती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रह कर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते हैं। आँख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने विंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए विंती के माथे पर अपने होठ रख दिए। विंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी अंगुलियां चिटकाती रही। सासा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि।
विंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, विंती की बात दूसरी। विंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहा था। विंती आई और उसके कप में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरी को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत दिखी है। नहीं, यह नहीं, उसने तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नर्क में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था विंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही दिखी है तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है, गलत? यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है विंती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी वह तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीपशिखा सी लहरा कर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसाकर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तोड़ाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पीस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरी नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ विंती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? विंती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ। जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है विंती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगे कि सुधा से कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितनी दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो, तुम यह मानोगे कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। उसकी बात जाने दो, विंती बोली। नहीं, बात आ गई है तो साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो, पम्मी ने आज मुझे अपने बहुपास में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगे कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? विंती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं विंती? क्या? बहुत अजब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। विंती थोड़ी देर चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल की छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर मैं अपने को कुछ नहीं समझ पाती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती।
लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई हैं, तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से विनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो। तुम्हें कसम है, जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर विनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता विनती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। जी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। विनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। विनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो विनती को दिया, इसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद विनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो विनती को भी साथ ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। विनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। विनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। विनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। विनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे? और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों विनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह निश्चित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय कर दिया था कि मसूरी से लौटते समय वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डूबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्श के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग ना होंगे। यह बहुपास इसी तरह उसे घेरी रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसकी कपोलों को सहराती रहेगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था
और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेला वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दासीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताजुब हुआ, कोई पर्दासीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर एक बहुत ही हल्के सरबती फालसाई रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब 1 घंटे में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी? उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थीं। अब चंद्र ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी आसक्त है। चेहरे पर एक गीली छां थी। ऐसा लगता था देखने ही से लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़े शिष्टता के स्वर में बोली, चंद्र भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंद्र का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंद्र को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिंती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिंती दिल्ली में? क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं। वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंद्र ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? अब नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंद्र ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वो लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसू हैं? जी हाँ। और गेसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। अब तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा? अख्तर मियाँ मज़े में है। आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसू बोली और उसकी पीली आंखों में से और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था आप हम लोगों को एक दावत ज़रूर देंगे, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल ही में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी हाँ, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं। और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसू बोली। आपसे चंद्र भाई मैं क्या छिपाऊंगी। जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे
गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी की छोर में ढके हुए सितारों को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरी बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंदर चुप होकर सोचने लगा, कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आ गया। गेसु चुपचाप लान की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है कि अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जमा दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु का अख्तर पर। शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा, हुई, क्यों नहीं। कई बार वह अम्मीजान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहती क्या? यह सब बातें कहानी सुनने की नहीं होती। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी। जब फूल से शादी तय हुई और जब वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबोए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मीजान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया है कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूँगी। देहरादून की मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया है। अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों? आपको ताजुब क्यों हुआ? मैंने अम्मीजान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकाल कर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुरा कर बोली, जी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी कभी नहीं सुधरा है, न सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूँ किससे? उससे? दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पड़ती हूँ, यह कैसे हो सकता है? गेसु की माथे पर विश्वास का तेज तमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहरा उठी और उसका कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर सिकन नहीं, बाहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिछली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल की धड़कनों में कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे संभल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा,
तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? घिसू की आवाज़ टूटने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंद्र भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे यह वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के अकीदे को और मजबूत न कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत न कर दे, आदमी के दिल को ऊंचाई न दे दे। इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? क़यामत के रोज़ तक मेरी मैयत उन्हीं के आसरा देखेगी चंद्र भाई। लेकिन इसके लिए ज़िंदगी में तो खामोशी रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह खुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज ना सही क़यामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक ज़िंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंद्र का दिल काँप उठा। गिजू की आवाज़ में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंद्र भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाइयों बहनों की किस्मत एक सी है। चंद्र के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गिसू उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुँच चुका है। जिसने चंद्र की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया। लेकिन चंद्र के मन की दीप सिखा, उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंद्र के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसू चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंद्र भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों मैं सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था, याद है? चंद्र ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते, और वह चंद्र की और हम अख्तर की बातें करते। गिसू का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके सावर? चंद्र के मन में आया कि वह कह दे, गिसू क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंद्र नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया, मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोट दिया है, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो गया है। और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है, और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बात करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गिसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंद्र ने एक कागज़ पर पता लिख दिया। गिसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंद्र बोला, बैठिए, अभी आपसे बात करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही है। गिसू हंसी और बैठ गई। चंद्र बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गिसू फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरसोर, और इस पर शोर के नगमों की हकीकत कितनी। हड्डियाँ, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियाँ और महरमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंद्र भाई, सुधा भी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती? नहीं, चंद्र ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देखा हो ना? नहीं, जब तक कहीं जगह न मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे परेत रहते हो। क्यों परेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में। चंद्र बोला,
अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी, आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलाऊं तो आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। आज यहीं तक। अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स।